नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। 1 घंटे बचे हैं। 1 घंटे के बाद 6 बजे तक मतदान होना है। इसके बाद वोटिंग खत्म हो जाएगी और सभी प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। और चैनल वन आपसे उम्मीद करता है, आपसे अपील करता है कि अगर आपने अभी तक वोट नहीं दिए हैं तो आप घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और अब से 1 घंटे बाद और 3 बजे तक अगर हम बात करें तो 51% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। और इस वोटिंग, बढ़े हुए वोटिंग के मायने क्या, उसको हम समझने की कोशिश करें। हमारे साथ एक पूरा पैनल बना हुआ है। हमारे साथ अनुज आत्रे जी हैं कांग्रेस से, और मुजफ्फर जी हुसैन साहब हैं हमारे साथ आपसे, खेमचंद शर्मा जी हैं बीजेपी से, और फजल इमाम मलिक जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा कर लेते हैं 51%। अनुज साहब, 51% अभी तक वोटिंग हुई है 3 बजे तक। अगर 2013 की बात करें तो 48% उस समय तक हुआ था। वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। इस वोटिंग परसेंटेज बढ़ा जो हुआ उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जब जब मतदान ज़्यादा होता है तो कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा। हाँ, क्योंकि दिल्ली की जनता ने पूरे 1 साल में इतने परिवर्तन देख लिए कि शायद इतिहास में इतना परिवर्तन नहीं देखा होगा। किस प्रकार से दिल्ली एक विकास के रथ पर दौड़ रही थी। दिल्ली हमारे देश की राजधानी जो है एक रोल सिटी बनकर के उभर रही थी। सारे विकास के काम तो अनुज जी, आपको रोकना चाहेंगे। किरण वालिया आपकी नेता कुछ बोल रही हैं। कांग्रेस की नेता है डॉक्टर किरण वालिया, उनको सुनते वो क्या कह रही हैं? कांग्रेस से पूर्व मंत्री और नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार किरण वालिया जी हमारे साथ है। नई दिल्ली का सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, क्या लग रहा है, क्या होगा? रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा कांग्रेस के लिए। कांग्रेस आप देख रहे हैं उत्सव सा मना रही है और बहुत खुश है, बहुत हिम्मत में है, बहुत जज्बा है। और बाकी तो जो जनमत है, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, मीडिया कुछ भी कहता रहे, हमें ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रही है। लोग समझ रहे हैं, लोगों को इंतज़ार है दोबारा कांग्रेस के आने की, फिर तरक्की की। गरीब बस्तियों में पेंशन साइन करने तक कोई नहीं मिलता है। खाद्य सुरक्षा के सारे नियम जो हैं वो धज्जियाँ उड़ा दी उनकी। जो वाल्मीकि बस्तियाँ हैं उनको उनके अधिकार सिर्फ कांग्रेस ने दिए। एनडीएमसी में जो नौकरियाँ हैं उनको पक्का करने का काम पहली दफ़ा कांग्रेस ने किया। हज़ारों अभी पक्के कर दिए। ये वो काम भी रुक गया जब से हमारी सरकार गई। तो एक चाह होती है परिवार की, उसके घर में उसका नौजवान लड़का उसको नौकरी मिले, वो भी चाह उसकी उस पर पानी फिर दिया गया है। अब वो फिर से कांग्रेस की इंतज़ार में है। सरकारी बाबू, सरकारी ऑफिसर्स, हर स्तर के, हर तबके के, हर लेवल के आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बिल्कुल विमुख हो चुके हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी, मतलब आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी ब्यूरोक्रेसी की, उनके हितों की भी। वही तो देश के विकास में महत्वपूर्ण पहिया बनते हैं गाड़ी का। मगर वहाँ भी क्या हो रहा है कि किसी जो डीए है उसको ख़त्म सा कर रहे हैं, रिटायरमेंट एज को कम कर रहे हैं, प्रोविडेंट फंड अकाउंट में से कहते हैं आप 100% नहीं ले सकते, चाहे लड़की की शादी हो, चाहे मकान बनाना हो, एक एक चीज़। और जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, यहाँ के प्रधानमंत्री, वो ही एक राज्य था जिसने कहा था हम 7वें वेतन आयोग को लागू नहीं कर सकते, हमारे में क्षमता नहीं है। कभी बात करते हैं महान गुजरात और उसकी अर्थव्यवस्था की, कभी बात करते हैं 7वें वेतन आयोग को लागू करने की क्षमता नहीं है। तो चाहते क्या हैं? देश के वेतन आयोग, देश का हर वर्ग, उसको नौकरी, उसका तबका, उसकी हर ज़रूरत कांग्रेस पार्टी ही पूरी करती रही है। मैम, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की भी ये सीट है, पिछली बार भी वो जीते थे, और बीजेपी से नुपुर शर्मा भी है। तो कांग्रेस किसके साथ सीधी टक्कर मारती है, क्या लग रहा है? कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रही है और नई दिल्ली ये साबित कर देगी कि जनमत जो है वो सर्वोच्च है और जनमत परवाह नहीं कर रही है मीडिया की, अखबारों की खबरों की। मैम, जो तमाम सर्वे है, ओपिनियन पोल्स है, सब आम आदमी पार्टी को बढ़त दे रहे हैं। बीजेपी भी अपनी बहुमत, मैंने पहले ही कहा कि ओपिनियन पोल्स कई बार गलत सिद्ध हुए हैं। मोदी जी कह रहे हैं, जब सर्वे कुछ और कह रहा है कि ये गलत होते हैं, जब उनके मुताबिक होता है तो सही होते हैं। इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना है ओपिनियन पोल्स के बारे में। ओपिनियन ये बनाते हैं प्रजातंत्र में, ओपिनियन अखबारें नहीं बनाएंगी। तो ये थी किरण वालिया जी, जिनका
कहना तो ये थे किरण वालिया जी, जिनका कहना है कि जो ओपिनियन है वो जनता बनाएगी और 10 फरवरी को पता चलेगा। सर्वे और ओपिनियन पोल्स में जो नतीजे दिखाए जा रहे हैं उनको आधार मान के अभी नतीजे घोषित नहीं करने चाहिए। कैमरा पर्सन प्रदीप मावर के साथ अनिशा गांगुली, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। तो बीजेपी पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर किरण वालिया। खेमचंद जी, आपसे पास आएंगे। पीएफ आप जो है 8 साल के लिए रोक दे रहे हैं, खाद्य सुरक्षा बिल कुछ नहीं हो पा रहा है, रिटायरमेंट के एज आप कम करते जा रहे हैं, 7वां वेतन आयोग आप नहीं ला रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? किरण वालिया आपको सीधे आरोप लगा रही हैं। नहीं, इस पर बहुत सारी डिटेल में चर्चा इलेक्शन के दौरान हो चुकी है। हाँ। किरण जी जो बोल रही थी तो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंगली नहीं बोल रही थी। बहुत एक होता है कि हारा हुआ घोड़ा या कुछ बोलना है, बोलने के लिए कुछ बोलना है, उस तरीके से बोल रही थी। हाँ। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमारे मोदी जी का जो काम है पूरी तरीके से जनता ओरिएंटेड है, आम जनता के विकास के लिए, आम जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए है। हाँ। और जो चीज़ें इन्होंने बताई वो चीज़ें फैक्ट के अनुसार नहीं हैं। हाँ। पूरी तरीके जो भी काम किया जा रहा है उसमें विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि आम जनता को बेनिफिट हो। हाँ। इसीलिए पीछे 5 सालों में सबसे निम्न स्तर पे महंगाई है। हाँ। सबसे अब देखेंगे कि जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो बेटर हुई है। हाँ। भारत की जो साख है वो जितनी भी क्रेडिट एजेंसी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने भारत की साख को बढ़ाया है। उसकी वजह से भारत को जो क्रेडिट लेना पड़ता है विदेशों से वो सस्ता मिल रहा है। तो हर जगह अच्छा हो रहा है। लोगों में अभाव है। जो नेता ने आपके कहा है कि खाद्य सुरक्षा हो या पीएफ फंड का जो मामला, साक्ष्य का अभाव है। आप जो बात कर रही हैं उससे सहमत नहीं है ये? देखिए, इन लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, वक्ताओं की, इनकी कथनी और करनी कभी भी एक सी नहीं रहती है। क्योंकि अब ये बौखलाए हुए हैं। अच्छा। इनको दिख रहा है कि हमारी पोल खोल रही है। हाँ। जिस प्रकार से हमारे इनके, क्योंकि दिल्ली में अभी इन लोगों को कुछ करने को मौका मिला नहीं। हाँ। केंद्र में इनको मौका मिल चुका है। 9 महीने से मोदी जी जो है इतने बड़े बड़े वायदे और दावे करके आए थे, सब पोल खुल चुके हैं। अच्छा। विश्व में जो हमारे अभी खेमचंद जी बोल रहे हैं, किस प्रकार से अभी देख लिया, ओबामा जी यहाँ आए थे हिंदुस्तान। हाँ। और अपने देश में जाकर के किस प्रकार से उन्होंने मोदी जी की धज्जियां उड़ाई हैं वहाँ जाकर के। क्या हमारी वहाँ साख बढ़ी है? लेकिन उन्होंने भारत की तारीफ किया था, उन्होंने उभरता हुआ नहीं, यहाँ तारीफ करके गए थे। उसके बाद जब अपने देश में जाकर के उन्होंने क्या बोला अभी 2 दिन पहले, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया हो, किस प्रकार से गांधी जी होते तो इस टाइप से बढ़ा, लेकिन उभरती और शक्ति माना उन्होंने माना कि उभरती भी माना, दोस्ती प्रगाढ़ होगी। नहीं, प्रगाढ़ होगी, पर वहाँ किस प्रकार से जब अपने देश में पहुंचे। हाँ। और फिर यहाँ पता नहीं कुछ दबाव में उन्होंने ठीक से नहीं बोल पाए। वहाँ जाकर के उन्होंने खुल के बोला, अपना स्टैंड क्लियर कर दिया अमेरिका ने। और इमीडिएटली उन्होंने पाकिस्तान को इमीडिएटली उन्होंंने बजट दे दिया। इतना बड़ा बजट दे दिया पाकिस्तान को खुश करने के लिए। तो ये हमारी कहाँ किस दिशा में? तो आप मानते हैं कि ओबामा जैसा व्यक्ति जो एक विश्व की सबसे बड़ी जो कंट्री है उसका जो प्रेसिडेंट है वो मोदी जी के प्रभाव में या मोदी जी के दबाव में वो भारत की प्रशंसा कर सकता है या भारत के पक्ष में काम कर सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब उस दबाव को अच्छी बात, मोदी जी का जो प्रभाव है, मोदी जी का जो इन्फ्लुएंस है इतना ज्यादा है, तो ये तो देश के लिए अच्छी बात है। उस दबाव को अच्छी बात मानेंगे। 2 दिन बाद ही उस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए, वो उस चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, वो हमारे देश की पोटेंशियल, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वही बता रहा हूँ कि भारत के पोटेंशियल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। देश में जाकर के उसी बात को स्टैंड करते और जो यहाँ वायदे और कमिटमेंट करके गए उसी भी दिशा में अगर आगे बात करते बोलते तो हम मानते कि ठीक है मोदी जी ने अच्छा काम किया। वहां उन्होंने कुछ बात करी और वहां जाकर के वो बदल गए। खेमचंद जी, उन्होंने जो वहाँ पे स्टेटमेंट दी है, यहाँ पे जो वादे करके गए किसी वादे पे वो मुकरे नहीं है। या किसी वादे पे उन्होंने जाके वहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दी है। क्योंकि जो भी हमारे बीच में समझौते हुए हैं, जो बातचीत हुई है वो म्यूचुअल बेनिफिट पे है। सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत का बेनिफिट होने वाला है, उससे उनका भी बेनिफिट होने वाला है। उन्होंने जो भी बोला है वो एक अलग चीज पे बोला, एक अलग विषय पे बोला है। फजल इमाम जी, ओबामा की प्रासंगिकता कितनी है दिल्ली चुनाव में? और जिस तरीके से वो कांग्रेस के अनुज जी आरोप लगा रहे हैं कि वो वहां पर जाकर भारत के खिलाफ उन्होंने जो बात कही है उसका कितना असर दिखेगा? ये देखिए, प्रासंगिकता की जहाँ तक बात है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता है। हाँ, बिल्कुल। एक तो सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज़ है कि सिर्फ उन्होंने वहाँ अमेरिका में जाके जो बयान दिया, मेरे ख्याल से टाइमिंग उसकी मोदी जी के लिए ठीक नहीं रही। हाँ। और ऐसा नहीं कि वहाँ उन्होंने सिर्फ बयान दिया, यहाँ अगर आप देखिए जब श्रीफोर्ट में वो बोल रहे तो लगभग उसी लाइन पे बोले थे उन्होंने कि धर्म को लेके किस तरह के आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने की बात उन्होंने की थी। गांधी जी को यहाँ भी कोट किया था। हाँ। गांधी अपने अंतिम भाषण में जब वो यहाँ से जाने से पहले। हाँ। उसी बात को उन्होंने अमेरिका में जाके आगे बढ़ाया है कि पिछले 7-8 महीने या पिछले कुछ दिनों से, 7-8 महीने नहीं कहा उन्होंने, पिछले कुछ दिनों से असहनशीलता भारत में बढ़ी है। और जिस तरह के माहौल जो बने हैं उसमें हम तमाम लोग देख रहे हैं कि असहनशीलता किस लिए बढ़ी है, क्या बढ़ी है। तो बराक ओबामा
ओबामा अगर नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं तो उनको अभी फिलहाल नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली में 2 दिन के बाद चुनाव होने थे। इसका कांग्रेस जिस तरह से कह रही है, कांग्रेस के मेरे मित्र यहाँ कह रहे हैं कि बराक ओबामा, जाहिर है कि कांग्रेस ने इसका प्रचार भी किया, टीवी पे डिबेट भी से लेके हुए खूब सुर्खियों में भी आए। तो एक चीज़ ये जो है कि जो एक सवालिया निशान भाजपा पे बार बार लगता रहा है, बराक ओबामा ने इस सवाल को अब बढ़ाया है। हाँ, और बिल्कुल मुजफ्फर हुसैन साहब, आपने बराक ओबामा का मुद्दा भी उठाया था कि बीजेपी उसको आप चुनाव में भुना रही है, लेकिन डॉक्टर किरण वालिया की हम लोग बात कर रहे थे। किरण वालिया ने भी आरोप लगाया है कि 15 साल में जो उन्होंने विकास किया, इसके बाद से विकास की गाड़ी जो थी पटरी से उतर चुकी है। कहीं के आपके ऊपर बड़ा आरोप है, आप 49 दिन में आप चले गए, इसके बाद से 1 साल तक दिल्ली की जनता विकास से पिछड़ गई। देखिए, मैं पहले 2 बातें कहना चाहूँगा। हाँ, पहली बात ये कि अभी 2 दिन पहले जी अमित शाह जी ने एक बयान दिया था कि 15-15 लाख रुपए का मोदी जी ने जो बात कही कि काला धन आएगा, तो वो एक चुनावी जुमला था। और चुनावी जुमले चुनाव में कभी कभी कह दिए जाते हैं। तो आप एक एम्बेसडर बना रहे हैं मोदी जी को, अच्छा, विकास का, और विकास का एम्बेसडर जो है वो चुनावी जुमला बोलता है कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के, लेकिन मुजफ्फर जी, कहीं मोदी का बयान हमने सुना नहीं था कि वो 15 लाख मोदी ने खुद बयान दिया था। दूसरी बात, अभी मेरे साथी ने कहा कि साहब विकास हुआ है, महंगाई न्यूनतम दर पर है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सी महंगाई न्यूनतम दर पर है? क्या अनाज का रेट कम हुआ? क्या दाल का रेट कम हुआ? क्या सब्जी का रेट कम हुआ? महंगाई आंकड़ों में कम हुई है, व्यवहारिक धरातल पे कहीं कम नहीं। और भाजपा ने इसको एड्रेस नहीं किया, एनडीए ने उसको एड्रेस नहीं किया है। आपको बताना, जब 2 बजे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में लिखा गोभी 30 रुपए किलो, गोभी कहीं भी ऑल ओवर दिल्ली आप चले आओ 10 से 15 रुपए किलो में गोभी मिल रही है। मैं कंटिन्यूसली मंडी जाता हूँ या कंटिन्यूसली मार्केट जाता हूँ। अनुज जी, आप लोग रोकना चाहेंगे, प्रीत किरण भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। या 55 रुपए किलो आपको चने की दाल मिल जाएगी। ठीक है, कुछ लेकिन 5-10 रुपए, लेकिन व्यवहारिक चीज ये है खेमराज जी की महंगाई बढ़ी है, महंगाई में कहीं कोई कमी नहीं हुई है, रेल के किराए बढ़े हैं, दूसरे किराए बढ़े। आप देखिए, और किरण बेदी की जिस भ्रष्टाचार के कश्ती पे सवार होकर आज किरण बेदी बनी है, भ्रष्टाचार उनकी प्राथमिकता में 7वें नंबर पर है आज। तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार आज 2 चीजों को मिक्स कर रहे हैं। मिक्स नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि आपका एजेंडा कैसे दिक्कत ये हुई आप लोगों के साथ कि आपने नेगेटिव प्रचार ज्यादा किया, आपने मुद्दों को एड्रेस नहीं किया दिल्ली के, इसलिए आज चुनाव में अगर कहीं। फजल जी, 1 मिनट आप लोग रुकना चाहेंगे, हमारी संवाददाता प्रीत किरण भी हमारे साथ जुड़ गई है। प्रीत किरण, 5 बज गए हैं, अभी तक क्या अपडेट है, कितना % वोटिंग हुआ और कैसा है पूरा वोटिंग का मिजाज जहाँ पे आप हैं? जी बिल्कुल, खासी उत्साह जो है देखा जा रहा है। जहाँ तक युवाओं की बात कर रहे हैं, आप बुजुर्ग वर्ग की बात कर रहे हैं, तमाम लोग जो है उत्साह के साथ वोटिंग के लिए गए हैं, लेकिन शाम के 5 बज चुके हैं। तो कहीं ना कहीं परसेंटेज जिस तरीके से चुनाव आयोग एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो है 60 के ऊपर जाएगी, तो ठीक उसी उम्मीद के लिहाज से जिस तरीके से अब तक जो है 5 बजे तक 40 से ऊपर का, लगभग 55 से ऊपर का जो आंकड़ा है वो पार कर चुका है। लगभग 3 बजे तक 51% भी वोटिंग हुई थी, लेकिन 5 बजे तक की कैलकुलेशन चुनाव आयोग की तरफ से अब तक आई नहीं है। तो फिलहाल ये माना जा रहा है 55% पार कर चुकी है और 1 घंटे का और समय है। अब वोटिंग में फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि क्या 60 से ऊपर का आंकड़ा जो है वोटिंग का वो जो है पार कर पाएगा इस बार या फिर नहीं। जिस तरीके से रुझान नजर आया लगातार से, जिस तरीके से लोगों का उत्साह नजर आया, उससे ये माना जा रहा था कि 60 से ऊपर की जो वोटिंग की % जो है वो देखने के लिए मिलेगी इस बार। जी, पिछली बार 65% हुआ था मतदान, कि इससे आगे जाएगा कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल। और प्रीत किरण, जिस तरीके से अभी हमने 3 बजे तक का जो आंकड़ा दिखाया था वो 51% था, 2013 में वो 48% था, कहीं 5% वोटिंग बढ़ी है। लेकिन अब 5 बजे तक का आंकड़ा फिलहाल भी आया नहीं। उसके बाद क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव आयोग भी का जो एक है कि 65 से 70 तक होने की उम्मीद है, लेकिन अभी जो लोग कतार में लगे हैं, आप उसको देखकर एक अनुमान लगा सकती हैं कि क्या कितनी कतार है, कितनी लोग हैं लाइन में वहां पर? देखिए, काफी
संख्या में लोग नज़र आ रहे हैं। ये भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए चुनाव आयोग की तरफ से। हालांकि अब तक घोषणा नहीं की गई है कि जो है 7 बजे तक की वोटिंग होगी, लेकिन जब तक 6 बजे तक जो लोग अंदर आ जाते हैं वो तो कम से कम वोटिंग करके ही जाते हैं। तो जिस तरीके से लगातार भीड़ नज़र आ रही है, सीमापुरी की बात करें, मंगोलपुरी की बात करें, त्रिनगर की बात करें, कहीं ना कहीं वहाँ पे 55% से जो है ज़्यादा वोटिंग हुई है। 57%, 58% इस तरीके से देखी जा रही है वोटिंग। तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई वोटिंग की जा रही है। तमाम जो बाकी के जो 70 विधानसभाएं हैं वहाँ पर भी वोटिंग की जा रही है, लेकिन इस लिहाज से ये तीनों विधानसभा आगे चल रही हैं वोटिंग के हिसाब से। बिल्कुल प्रीत हमारे साथ बने रहे, हम फजल इमाम जी से समझने की कोशिश करेंगे। फजल जी, जिस तरीके से अभी प्रीत ने बताया कि ये जो कुछ 3-4 इलाके वहाँ पर वोटिंग का परसेंटेज ज़्यादा है, वो इलाका जहां पर पॉस्ट कॉलोनिया है वहां पर कुछ वहां की अपेक्षा परसेंटेज कम है मतदान का। अब ये जो परसेंटेज है इसको देखकर क्या लगता है कि इस बार का जो मतदाता का रुझान है वो किस तरफ जा रहा है और कहां तक ये आंकड़ा जाएगा? ये मुझे लगता है कि पिछली बार जैसे मैंने कहा कि 65% मतदान हुआ था, तो ये आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है हम तमाम लोगों को, क्योंकि जिस तरह से उत्साह लोगों में ज़्यादा बढ़ा है इस बार। कुछ युवा मतदाता, लगभग 2 लाख से ज़्यादा नए मतदाता बनाए गए हैं, तो जाहिर है कि उन्हें भी वोट देने में दिलचस्पी होगी। दूसरी चीज़ है कि जिन इलाकों की बात की और आपने जो क्लास की बात की, मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव क्लास पे बट गया है। बिल्कुल। एक बहुत एक अपर मध्य वर्ग और अपर वर्ग जो है वो, और उसके बाद लोअर मध्य वर्ग, मिडिल मध्य वर्ग और निचले तबके के लोग, ये 2 क्लास में बट गया। शायद यही वजह है कि जिन इलाकों में आपने वहाँ ज़्यादा वोटिंग हो रही है, उन्हें लग रहा है कि इस बार मौका है मेरे पास अपनी सरकार बनाने का, अपने लोगों का। हो सकता है कि वो, चूंकि एक आम आदमी और भाजपा के बीच ये डिफरेंस हो गया है। आम आदमी और बिल्कुल फजल जी, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, ये पहला चुनाव ऐसा होगा। अब तक हमने जो चुनाव लड़े या सुने देखे होंगे वो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर होते हैं। ये पहली बार दिल्ली के चुनाव में देखा जा रहा है जो क्लास के नाम पर हो गया। ये कहीं न कहीं एक नई राजनीति की शुरुआत हो रही है। हाँ, वही कह रहे हैं कि इस बार ये क्लास के नाम पर, ऐसा पहली बार हो रहा है कि क्लास के नाम पर वोट हो रहा है। और ये क्लास का नाम अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास वो बट गया है एक तरह से, वो भाजपा के पक्ष में जाता दिख रहा है। बाकी जो सारी चीज़ें वो गोलबंद हो रहा है आम आदमी पार्टी के पास। कांग्रेस, चूंकि अभी अप्रासंगिक है, बहुत अच्छी बात कही किरण वालिया ने कि कांग्रेस का किसी से संघर्ष नहीं है। मैं भी यही मानता हूँ कांग्रेस का फिलहाल किसी से संघर्ष नहीं है। तो ये क्लास वर्ग है, और ये चूंकि जो लोग सफर ज्यादा करते हैं, आप भले एनडीए की बात कर रहे हैं, मोदी जी की बात कर रहे हैं, कर रहे हैं। आप भले, मैंने मिसकोट नहीं किया है, मैंने उन्होंने कहने का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस संघर्ष में नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कांग्रेस संघर्ष, मैं मिसकोट नहीं कर रहा हूँ, मैं मिसकोट नहीं कर रहा हूँ जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एनडीए ने जिन मुद्दों पे आई थी उसे एड्रेस नहीं किया गरीब लोगों के लिए। मैं जी, महंगाई नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, बेरोजगारी बढ़ी, आपने क्या किया? आपने भूमि अधिग्रहण कर लिया, किन के लिए किया? कॉर्पोरेट घरानों के लिए। आपने जिन लोगों को, आपने किन किन लोगों को फायदा पहुंचा हम सभी जान रहे हैं। और जिस तरह की बात अभी अमित शाह की बात कही मुजफ्फर के जुमले होते हैं चुनाव में। इमाम साहब, हम जरा प्रीत से समझ लेते हैं कि ये तो वो बताना चाहूंगा, इमाम साहब ने जो बात कही, इमाम साहब ये भूल गई, जो जनधन योजना थी वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए थी, जिसमें लगभग 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के जो खाते खोले। खातों से कुछ नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? खातों से कुछ नहीं होता है, नौकरी करता है, खाते से कुछ नहीं होता है। जब शहर से गाँव आप पैसा नहीं, पेट भूखा हो तो खाते खुलवा के क्या करेंगे आप उसकी महंगाई एड्रेस नहीं कर रहे हैं। 1 लाख का आप महंगाई नहीं एड्रेस कर रहे हैं, वो सिस्टम में आया है। आपको बताना चाहिए, आप महंगाई एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आप बेरोजगारी एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आप क्राइम एड्रेस नहीं कर रहे हैं। सर, एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जिस आप सो कॉल्ड डिवीजन की बात करें, क्लास की बात कर रहे हैं, अब लोअर क्लास की बात कर रहे हैं, उस लोअर क्लास में से लाखों लोग, पर्टिकुलरली जो पूर्वांचली लोग हैं, वो भाजपा के साथ में, और उनमें से 80%, जो मेरे पास खबरें आ रही हैं उसमें से 80% वोट हैं जो बीजेपी को जा रही हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस मुजफ्फर हुसैन साहब, आपके ऊपर ये आरोप लगता है, आपके ऊपर आरोप लगता है कि ये क्लास राजनीति नहीं। खेमचंद जी, मुजफ्फर जी से पूछेंगे, आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आपने क्लास की राजनीति शुरू की, सबसे पहले शुरुआत की है आम आदमी पार्टी ने इस राजनीति की। देखिए, हमने आम आदमी की बात की है। हमने किसी क्लास की, किसी वर्ग की, किसी धर्म की, किसी जात की बात कभी भी नहीं की है। और यहाँ तक कि कल जब अहमद बुखारी ने हमारे हक में फेवर की बात कही तो हमने उसे फौरन नकार दिया। बिल्कुल, और बैक डोर से आपके नेता जाके हमें सारे धर्मों का समर्थन हासिल है, हमें किसी एक धर्म की राजनीति नहीं करनी। हमने साफ कहा,
दूसरी बात मैं एक बात कह दूं यहाँ पर कि जो खातों की बात आपने कही कि खाते खुलवाए गए, बेसिकली ये एक आइडिया था कारपोरेट्स को फायदा पहुंचाने का कि जो करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए गरीबों के पास, किसानों के पास, मजदूरों के पास, गरीब आदमी को और बैंकों से बनवाने की कारपोरेट्स को फायदा पहुंच जाए। चलिए, आज आरोप प्रत्यारोप की पूरी राजनीति होती रही, आरोप प्रत्यारोप राजनीति होती रही। गरीब लोग का पैसा खेमचंद जी रोकेंगे, अपडेट देते हैं, अपडेट दे देते हैं। रोने नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं कि वो अनपढ़ रहे, वो गरीब बिल्कुल, उसको एक्सप्लॉइट नहीं होने देना चाहते, हम ये बताना चाहते हैं। आप चाहते हैं गरीब आदमी को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। समय आ गया आप लोगों को इस तरह की बातें बंद कर देना चाहिए। जनधन योजना से जितना आप लोगों ने गरीब लोगों का मजाक उड़ाया, शायद किसी योजना से नहीं मजाक उड़ाया होगा। आपको मालूम बता दूं मैं, कितने ही लोग जो हैं इसमें ठगे महसूस कर रहे हैं। कोई 1 लाख की बीमा किसी को नहीं मिला गया है। 1 लाख का बीमा है क्या? अपडेट देते हैं, अनुज जी का अपडेट देते हैं, अपने दर्शकों को अपडेट देते हैं, आपको रोकना चाहेंगे अनुज जी। खाते बंद करवा रहे हैं, आप जाके करोड़ों लोग खुश हैं, लोग खाते बंद करवा रहे हैं, जनधन योजना भैया, उनको चेकबुक नहीं मिल रही है, खुश हैं, बैंक करोड़ों उनको लोग चेकबुक नहीं दे रहे हैं। देखिए, एक लाख का बीमा आप बीजेपी ने जाके अभी पीछे ये कहा कि बैंक आपके राज्य में गरीब आदमी को ना थाने में एंट्री थी, ना ही किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में। अनुज जी इस पे बात करेंगे। खेमचंद जी आपको रोकना चाहेंगे, एक अपडेट इस वक्त आपको बता दें कि 5 बजे तक जो वोटिंग का परसेंटेज है वो 63% हुआ है। दिल्ली में अभी तक 63% मतदान हो चुके हैं और अभी भी लोग 1 घंटे का समय बाकी है और जो लोग कतार में लग जाएंगे 6 बजे के बाद उनको भी वोट करने दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं जो एक उम्मीद थी चुनाव आयोग की 70 का आंकड़े तक पहुंचेगी, उस पर अब ये पूरा मामला अभी तक का हालात देखकर लग रहा है कि 70% तक वोटिंग दिल्ली में हो सकती है। अब चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। छोटे से ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 5 साढ़े 5 बज गए हैं, 6 बजे तक वोटिंग होनी है, लेकिन अभी तक का जो अपडेट है हमारे पास आ रहा है 5 बजे तक 63% मतदान हो चुका है। मतलब कि बम्पर मतदान हो रहा है, बम्पर वोटिंग हो रही है और जब बम्पर वोटिंग होती है तो कुछ न कुछ अलग होता है। प्रीत किरण हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। प्रीत, जिस तरीके से 63% का अभी तक आंकड़ा छू लिया है, अभी ये 5 बजे तक का ये आंकड़ा है, आगे ये लगभग 70 तक 68-70 तक पहुंच सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही थी चुनाव आयोग की तरफ से कि 70 तक आंकड़ा पहुंच सकता है, तो कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए जब 4 बजे तक 55 तक आंकड़ा पहुंचा, चुनाव आयोग की तरफ से क्लियर कर दिया गया था कि ये आंकड़ा 70 को छू सकता है। तो कहीं ना कहीं अब जो है कि 63% वोटिंग हो चुकी है। 5 बजे तक का ये आंकड़ा आया है। अभी 5 बजे से 6 बजे तक का जो इस बीच में जो वोटिंग होती है ये काफ़ी हाई होती है। ये माना जाता है कि अंतिम समय में हर कोई जो कि वोटिंग के से बच जाता है वो चाहता है कि अंतिम समय में वोट डाल ही ले। तो ऐसे में 6 बजे तक आने वालों का लगातार जो एक जो तांता है वो लगातार बढ़ जाती है, वोटिंग परसेंट लगातार हाई हो जाती है। तो 5 से 6 बजे के बीच में ये माना जा रहा है कि 10% का मतदान, कम से कम 7% का मतदान देखा जाएगा और ये 70 के लगभग जो है आंकड़ा पहुंच सकता है। 6 बजे तक वोटिंग अगर जो लोग आते हैं उनके लिहाज से 6 बजे तक का जो ये आंकड़ा है। और हालांकि वोटिंग लगातार चलती रहती है, 7 बजे तक वोटिंग होती है, 8 बजे तक वोटिंग होती है। जो लोग एंट्री ले चुके होते हैं और कहीं ना कहीं वो 7 बजे तक अगर लोग होते हैं तो मतदान कराया जाता है। तो ये माना जा रहा है कि 70 से ऊपर भी परसेंट जा सकती है। हालांकि 70% चुनाव आयोग की तरफ से ये एक अनुमान लगाया जा रहा था और ये पूरा जो वोटिंग जो ये माना जा रहा है कि जो एक्स्ट्रा वोटिंग हो रही है पिछली बार की कंपेयर किया जाए पिछली बार से, तो ये 10% जो ज़्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक पार्टी को ये माना जा रहा है कि बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चल रही है बीजेपी की एक्स्ट्रा जो वोटिंग हो रही है उससे बीजेपी को पूरी तरीके से फायदा मिल सकता है। जी, और प्रीति ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से सुबह 12 बजे तक जो मतदान हुआ था वहाँ कई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी, कुछ जगह हिंसा की खबरें भी आई थी कि डराया धमकाया जा रहा है। अभी की क्या हालात हैं, एक ताज़ा अपडेट बताएं, क्या सब शांतिपूर्ण हो रहा है मतदान?
देखिए सुबह जिस तरीके की घटना हुई, जिस तरीके से आरोप लगाया नुपुर शर्मा ने, आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता थे वो 100 मीटर के दायरे में आ गए थे। आपकी टी शर्ट्स पहन के, टोपी पहन के उनकी सिस्टर के साथ अभद्रता के साथ जो है व्यवहार किया, उसे लेके वहीं कृष्णा नगर में जिस तरीके से झुग्गी वासियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी पैसे, आम आदमी पार्टी पैसे लेने की बात कर रही है, उनके ऊपर बम गिराने की बात कर रही है, वो जो छुटपुट घटनाएं थी। उसके अलावा दिल्ली में जो भी मतदान हुआ पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा। जिस तरीके से 80,000 से ज़्यादा जो है फोर्स लगाई गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, ये उसी का नतीजा है कि दिल्ली में चुनाव जो है पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से निपटने जा रहे हैं। जिस तरीके से हर जगह चप्पे चप्पे पे चुनाव आयोग ने जहाँ पर भी सिक्योरिटी के इंतजाम इतने पुख्ता किए थे, वीआईपी जो लोग हैं, जो वीआईपी एरिया है, ये माना जाए कि जो वीआईपी जो लोग हैं जहाँ पे वोटिंग करने जाते वहाँ पर खासी जो इंतजाम से सिक्योरिटी के वो किए गए थे। कुछ संवेदनशील जो पोलिंग बूथ थे वहाँ पे खासा अच्छे इंतजाम किए गए थे सिक्योरिटी के। तो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में चुनाव निपटने ही वाले हैं। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि 10 तारीख को कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी पार्टी। बिल्कुल प्रीति, आप हमारे साथ बने रहें। फजल इमाम सर हैं, इनसे भी समझ लेते हैं। फजल जी, जिस तरीके से ये बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, हालांकि सुबह कुछ आरोप प्रत्यारोप की सियासत हुई थी, लेकिन फिलहाल अभी मामला शांतिपूर्ण चल रहा है, और ये जो संकेत है वो क्या संकेत देता है? दिल्ली में बदलाव की बयार बहेगी? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए संकेत ये है कि जब भी वोट का प्रतिशत बढ़ता है, परसेंटेज बढ़ता है, तो कुछ ना कुछ नया होता है। भारतीय जनता पार्टी भी उत्साह में होगी और आम आदमी पार्टी, क्योंकि दोनों के बीच ही कंटेस्ट है। कांग्रेस के मित्र मेरे भले कहें कि कांग्रेस भी संघर्ष में है, लेकिन कितने संघर्ष में, सबसे बड़ी चीज़ है कि कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी। कांग्रेस की जितना कम सीटें आएंगी, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को उतना फायदा होगा। बिल्कुल। अनुज जी से समझ लेते हैं। अनुज जी, ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये दोनों भाई लोग तो खुशी हैं कि इनके पक्ष में हो सकता है। इस बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज तो आपको किस तरीके से देख रहे हैं? मैं फजल जी को थोड़ा सा उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखूँगा। हाँ, ये आप 10 तारीख का नतीजे देख लीजिएगा। जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, इसमें हमारी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम लोगों ने बहुत लोगों को जागरूक किया है कि आप अपने वोट जरूर देने जाएं, और लोगों के कितने ही युवाओं के इस बार जो वोट बनने से रह गए थे, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन लोगों के जाके वोट बनवाए हैं। और वो वोटर हमारा कमिटेड वोट है। और वो वोट जितना भी बड़ा हुआ वोटिंग हो रहा है, ये इस बार कांग्रेस को लोग वोट देने के लिए बढ़ चढ़ करके निकल रहे हैं, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि एक साल से जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार चली गई है। कहीं कहीं अब जो आप लोगों का चुनाव प्रचार था कुछ ठंडा दिखा। आखिरी समय में राहुल गांधी जी आए हैं, 2-3 सभाएं किया, लेकिन कहीं इस बार के चुनाव में वो जोश नहीं दिखा। जोश पूरा था, हमारे कार्यकर्ताओं में जोश था, हमारे नेता स्थानीय नेताओं में जोश था। जोश अगर कमी थी तो हम लोगों ने इन दोनों पार्टियों की तरह धनबल का प्रयोग हमारी पार्टी कभी करती नहीं थी। और हमें जिस प्रकार से इन दोनों पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में दिल्ली में होड़ चल रही थी पैसे बर्बादी की और पैसा खर्चने की और लोगों को ऊपर पैसा फेंकने की, हम उस खेल में नहीं घुसे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पार्टी वो नहीं है, पर जमीनी स्तर पे अगर देखा जाए, वोटरों के घर में हमारे कार्यकर्ता घुसे हैं, लोगों के दिल में हम वापस जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। बिल्कुल, धनबल का प्रयोग आपके पोस्टर भी तो बहुत लगे हुए। भारत निर्माण जो अभियान चला था, उसको शायद ये भूल गए थे, जिसमें कितना करोड़ों रुपए खर्च किया था। भारत निर्माण हर एक पेज पे, हर एक जगह पोस्टर लगे होते थे, होर्डिंग पोस्टर। लेकिन मैं आपको सरकार का था, लेकिन प्रचार सोनिया जी का था। सोनिया जी का भी उससे पोस्टर होता था बिना सरकार के। ये एक बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टिव बात है कि सरकार में ना होते हुए भी उनका प्रचार हो रहा था सरकारी खर्चे पे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बढ़ा हुआ मतदान है, मेरे को ऐसा लगता है कि जो मोदी जी ने आह्वान किया, जनता का आह्वान किया कि आप घरों से निकल के आइए, वोट करिए और एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, एक पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए वोट करिए। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने उनकी बात को मानते हुए, उनकी आप बताएं इस बढ़े हुए का संकेत क्या है, और आपने धनबल का प्रयोग किया है और कांग्रेस के अनुज जी आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर भी। देखिए, जो बढ़ा हुआ मतदान है, पिछली बार बढ़ा था तो उसका फायदा हमको मिला था। सब लोग आंक रहे थे कि 8 सीट हमको मिलेगी। अच्छा। और जो लोग 8 सीट हमारी आंक रहे थे, उन्हीं को 8 सीट मिली, और हमको क्या मिला वो आपको मालूम है। शायद भाई साहब ये भूल गए कि लोकसभा में जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा
तो इनका क्या हुआ और हमारा क्या हुआ। कैमराज जी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज की बात है तो आप 31% वोट ला के केंद्र की सत्ता में, इसलिए वोटिंग परसेंटेज को बहुत अपने हिसाब से ना करें। अब रही बात इनकी वोटिंग परसेंटेज की बात और आपकी वोटिंग परसेंटेज, ये तो अब 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये तय है कि जो भी होगा, चूंकि वोटिंग परसेंटेज इसलिए बढ़ेंगे कुछ बदलाव के संकेत थे। और मुझे जो लगता है, मेरा जहां तक अनुमान, चूंकि केंद्र की सरकार के खिलाफ भी आप भले कह दें कि रेफरेंडम मोदी सरकार का संकेत है कि वो मोदी सरकार के खिलाफ, लेकिन जिन मुद्दों को एड्रेस करना चाहिए था पिछले 8-9 महीने सरकार आपने एड्रेस नहीं किया है, वही फिर क्लास पे बात आ जाती है कि जिस क्लास के लिए एड्रेस करना चाहिए था आपने महंगाई को एड्रेस नहीं किया, बेरोजगारी को। अलग अलग राज्यों में जीतते जा रहे हैं, आपने वहां जीता, आपने अपने से ज्यादा कांग्रेस की नाकामियों की वजह से वहां जीत हासिल की है, चाहे वो झारखंड बड़ा सवाल फजल इमाम सर ने उठाया कि वो जो 2013 का चुनाव था, उस समय लोग कांग्रेस की नीतियों से बहुत ऊब चुके थे और परिवर्तन चाहते थे, और उस समय आम आदमी पार्टी नई पार्टी आई थी और उस आक्रोश का फायदा आम आदमी पार्टी को मिला, जो अप्रत्याशित सफलता उनको मिली। लेकिन अब जिस तरीके से 49 दिनों की सरकार के बाद 1 साल राष्ट्रपति शासन रहा और विकास में पिछड़ गई, कहीं न कहीं उसका भी असर आम आदमी पार्टी पे दिखेगा। मुजफ्फर साहब, मैं ये सिर्फ कहूंगा कि कांग्रेस अभी ड्रॉ होता मैच, उसकी पॉलिटिक्स कर रही है। अच्छा। कि कुछ उनको सीट मिल जाए और कहीं पासंग बनने में काम आ जाए। लेकिन जो मेन मुकाबला है, अच्छा, वो आम आदमी पार्टी और भाजपा का है। ये सब लोग मान चुके हैं और ये भी बहुत क्लियर है कि इस बार हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं उसके मन में ये विश्वास है कि 49 दिन में जो काम हमने करके दिखाए, अगर हमें पूर्ण बहुमत मिलता है और 5 साल की गवर्नमेंट मिलती है तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने उठाया। अगर मैच ड्रॉ होता है अनुज जी, ऐसे में आप अंपायर की भूमिका में होंगे, कहां जाएंगे आप? मैच ड्रॉ वाली कोई स्थिति नहीं है, ये लोग भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं। और बहुत ही इन लोगों के जो है, मैं क्या कहूँ कि मतलब एक समय दोनों पार्टियों के जो नेताओं का और इनके वक्ताओं का इस समय दिमाग 7वें आसमान पर है। ऑब्वियस है, क्योंकि इन लोगों ने पैसा इतना बर्बाद किया, इतना अपनी लहर चलाने के लिए ऐसा किया, तो उनको लग रहा है कि सभी जगह आम आदमी के पास तो पैसे ही नहीं है, कहां से बर्बाद करेगी? आम आदमी पार्टी के नाम से शुरू हुई थी। इस समय सबसे खास पार्टी अगर जो है और सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है। सबसे गरीब अगर पार्टी है जिसने कोई 2 नंबर का चंदा नहीं लिया, कोई 2 नंबर का पैसा नहीं लिया, तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागी। इस चुनाव में भी हम बिना पैसे के चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं, और पब्लिक जो है, दिल्ली की जनता इस चीज को महसूस कर रही है कि कांग्रेस ही एकमात्र जो है ऐसी पार्टी है जिसकी दिल्ली को आवश्यकता है। और आपको 10 तारीख को दिख जाएगा। को ये याद दिला दूं कि एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए। उसने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने दिखाया है कि किन किन कारपोरेट्स ने कांग्रेस पार्टी को चंदे दिए थे। आम आदमी पार्टी को भी मोटा चंदा मिला है। अपने इतिहास में आज तक कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई वो नहीं उंगली फिक्र है तो आरटीआई के दायरे में आ जाइए ना, सारी पार्टियां, सारा कुछ सामने आ जाएगा। क्यों नहीं आ जाइए ना, चंदों का आरटीआई के दायरे में $2,500 करोड़ चंदों का धंधा तो लोगों को पता चल चुका है। 2 करोड़ का देखिए चंदे पे लेके आप दूध के धुले नहीं, इसमें दूसरे का आरोप आप दूध के धुले नहीं है। चंदों का धंधा झुग्गी से 2 करोड़ कोई दूध का धुला नहीं है। आप अपने चंदे की बात कीजिए, छोड़ दीजिए। आम आदमी पार्टी दूध की धुली नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस और आम आदमी की बात चल रही है, ये आपका एक फैक्ट है और ये ग्राउंड फैक्ट है कि आप किसी भी विधानसभा में चले जाओ, सबसे ज्यादा खर्चा कल की रात यदि किसी पार्टी ने किया है तो वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने किया है। इतना पैसा कहां से आया, ये बहुत ही एक विचार करने वाली बात है। वो तो आपके ऊपर केजरीवाल जी आरोप लगाए कि आपने दारू खर्च किया है और डायलॉग की कभी भी कहीं भी कुछ बोलेंगे। देखिए हमने जो ऐड किया है वो लीगल दिया है, ऐड का जो खर्चा होता है इसकी स्लिप कटती है, उसका हिसाब होता है। लेकिन इन्होंने जो ग्राउंड पे कल रात को जो कांड किया है, सभी एरियाओं में, किसी भी एरिया में चले जाइए, लोग बताएंगे आपको कि सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। बिल्कुल फजल इमाम सर, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि ये तीनों लोग राजनीतिक दल हैं और सब लोग अपनी अपनी बात करेंगे। बिल्कुल खेमचंद सर, फजल जी से हम समझ लेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो समझ लेते हैं। तीनों पार्टी जो कि आप लोग राजनीतिक दल, आप तो बात करोगे कि हमने हमारा सब कुछ बहुत पारदर्शी है, लेकिन फजल इमाम सर जिस तरीके से ये चंदे का खेल मतलब हर चुनाव में चलता है और सभी राजनीतिक दल करते हैं,
लेकिन उसको लेकर पहली बार ये बात उठ रही है कि भैया चंदों का एक पारदर्शी हिसाब होना चाहिए। क्या अब वो समय नहीं आ गया कि हर लोग अपने चंदे का हिसाब दें और एक कम से कम बजट का चुनाव में करोड़ों रुपए अरबों रुपए फूंक दिए जाते हैं, जैसा कि लोकसभा चुनाव में आरोप लगाए गए थे? निश्चित तौर पर इंजीनियर, देखिए अब समय आ गया कि अब आप खुद पार्टियों को अब पहल करनी चाहिए कि चंदे का हिसाब साफ सुथरा रखें। लेकिन दिक्कत है कि मुश्किल से 5 से 7 पार्टियां होंगी राष्ट्रीय स्तर पे, उनको क्यों नहीं पहल करते हैं कि हम RTI के दायरे में, क्यों नहीं आप अपनी सारी चीज़ों को लोगों के सामने रखते हैं? हमने फला से चंदा लिया। आप कैश में पैसा लेते हैं, किन से लेते हैं? साफ 20,000 से कम पैसा लेने वाले को आप कोई हिसाब किताब नहीं रहता है, और कहाँ से इतना पैसा लाते हैं? आप भाजपा हो, कांग्रेस हो, आप हो, जो पार्टियां भी हो, सबको अब समय आ गया है कि आप लोगों को बताइए। शायद यही वजह है कि जो चुनाव में एक आम आदमी पार्टी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें खराब कर रही हैं, लेकिन कुछ उसने एक मापदंड तय करने की कोशिश ज़रूर की है। क्या है क्या नहीं, उसने जो चीज़ की है उसको चाहिए कि अगर उसको, ठीक है कि आपको हो सकता है कि उनकी नज़रिए से इत्तेफाक नहीं हो, लेकिन कुछ जो चीज़ सारी पार्टियों में कुछ चीज़ें अच्छी तो होती हैं, उन अच्छी चीज़ों को अगर अपनाकर भारत की राजनीति में एक पारदर्शिता ला जाए, लोगों से एड्रेस किया जाए, तो जाहिर है कि बहुत कुछ बदलेगा। और जिस की बात की आपने कि चुनाव जितने महंगे होते जा रहे हैं, तो चुनाव आम आदमी लड़ नहीं पाता। वो लड़ते कौन है? आप देखिए कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस, सबके बहुत सारे ADR की, मुजफ्फर साहब ने बात की, इनकी पार्टी के लोग भी आज करोड़पति है। तो करोड़पतियों की तो हर जगह, आप कोई ऐसा आदमी दिखाइए जिसके पास लाख सवा लाख रुपए और वो चुनाव लड़ रहा है, नहीं लड़ पाता है। सही बात। आप देखिए कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज देखिए रामविलास पासवान और मायावती वहाँ वही चुनाव लड़ेंगे रिजर्व सीट से भी, क्यों नहीं? क्योंकि जब आरक्षण की बात हुई थी, आरक्षण जब लागू करने की बात हुई थी, तो एक सामाजिक न्याय की बात हुई। तो अब तो ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जहाँ आम आदमी चुनाव लड़ सके, पैसे का खेल कम से कम हो। लेकिन दिक्कत यह है कि कोई पार्टी नहीं चाहती कि हम इस काले कोठरी में उतरे हैं, तो मेरा दामन पाक साफ हो, भले दूसरों का काला। अच्छा, तो दिल्ली चुनाव पे आते हैं, कुछ अपडेट प्रीति से ले लेते हैं। प्रीत किरण, जिस तरीके से आज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किरण बेदी पर आरोप लगाया था, उसको शिकायत इलेक्शन कमीशन से की थी, अब उस मामले में अपडेट क्या है? देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया है। किरण बेदी जिस तरीके से 5 किलोमीटर की उन्होंने बाइक रोड शो माना जा सकता है, उसे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ, तो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार माना गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये जो है कंप्लेंट की गई थी इलेक्शन कमीशन में, उसमें कहीं ना कहीं नोटिस भेजे जाने की बात की जा रही है। और वहीं शहादरा के से जो उम्मीदवार हैं शंटी, उनको भी जो है उनका नामांकन रद्द करने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं उनके नामांकन में कुछ जो पेपर्स थे वो गड़बड़ पाए गए थे। तो फिलहाल ये जो 2 एक्शन लिए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, ये बहुत बड़े कदम माने जा रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में। अच्छा प्रीत किरण, आम आदमी पार्टी के तोमर साहब का भी बात आया था कि उन्होंने जाली मार्कशीट लगाई थी, क्या उनके खिलाफ कुछ बात बन पाई? चुनाव आयोग ने क्या एक्शन लिया? जी, अपना सवाल दोहरा दीजिएगा एक बार। जितेंद्र तोमर के खिलाफ आम आदमी पार्टी के त्रिनगर से ये उम्मीदवार रहे हैं, उनके ऊपर भी इस टाइप का आरोप लगा था कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए LLB की डिग्री लिया था, तो उनके ऊपर भी चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी, उस पर भी कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल उनके खिलाफ शिकायत ज़रूर की गई थी, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। अभी तक किसी तरीके का नोटिस नहीं भेजा गया है उनको। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से उनके फर्जी सर्टिफिकेट्स पाए गए थे, इस पे आगे क्या उनके नामांकन को चुनाव आयोग रद्द करता है। अगर फर्जी पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन को उनका नामांकन जो है वो रद्द कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, प्रीतराम बन रहे हैं। और इस बार के जो ये चुनाव पूरा, उस पर खास बात देखिए कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बहुत चला। अनुज जी, आरोप प्रत्यारोप खूब चला, केजरीवाल हो चाहे किरण बेदी हो, आप भी कम नहीं रहे, चारों तरफ आरोप प्रत्यारोप रहा। इस मुद्दे जो रहे वो कहीं कहीं पीछे छिप गए, आरोप प्रत्यारोप ज्यादा रहे। क्या इस बार की सियासत में, इस बार के चुनाव में ऐसा क्या रहा कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे तीनों दल? नहीं, आप कांग्रेस की बात मत करिए। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में भी विकास के नाम पर वोट मांगे थे, विकास किया था और विकास करेंगे। इस बार भी हमारा एक ही मुद्दा रहा है, हमने जनता को बोला है कि हमने 15 सालों में जो काम किया है, अगर आपको वो ठीक लगता है तो आप हमें वोट दीजिए, और अगर आपको लगता है कि कांग्रेस ही एक पार्टी ऐसी है जो दोबारा विकास के रथ पे दिल्ली को सवार कर सकती है, तो आप हमें वोट दीजिए। हमने इनकी बातों पे, अनर्गल बातों के, ना कभी इनकी तरफ ध्यान दिया, ना इनकी कभी बातों की तरह इस तरह हमने कोई झूठे आरोप लगाए, ना हमने कोई झूठे वायदे किए।
आप हमारा घोषणा पत्र उठा के देखिए, आप हमारे नेताओं के भाषण उठा के देखिए, आप इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण और इनके तो मैनिफेस्टो तो उन्होंने लाए नहीं, इस बार मैनिफेस्टो से भाग गए अपने, मैनिफेस्टो से भाग गए अपने, क्योंकि इनको पता है ये पिछले चुनाव में 4-5 चुनाव में जो मैनिफेस्टो लेके आए हैं उनमें से बातें पूरी नहीं कर सकते। इस बार ये नई चीज लेकर के आ गए जी, हम विजन में इनको पता है कि विजन में अगर कल को कोई बात पूरी नहीं होगी तो ये कह देंगे जी हमने तो एक सोच रखी थी ऐसा करने के लिए। मैनिफेस्टो में इनको वादा करना पड़ता है कि हम ये करेंगे, मैनिफेस्टो भाग गए। इनसे कहीं ना कहीं दिखता है कि ये अपने बात से भटक रहे हैं, अपनी बात से वापस। बिल्कुल, हम खेमचंद से मुजफ्फर सर से समझने की कोशिश करें। मुजफ्फर जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कहीं कहीं, ये राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कहीं कहीं आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू की। सबसे पहले आपने जगदीश मुखी और केजरीवाल का पोस्टर लगाया, वहां से विवाद शुरू हुआ, फिर आपने किरण बेदी और केजरीवाल का पोस्टर लगा दिया। तो आरोप प्रत्यारोप की सियासत कहीं कहीं आपने शुरू की, जबकि आप मुद्दों की बात करते थे। लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं इसमें सिर्फ हमारा कहना ये था कि भाई दो लोग हैं, एक हमारी पार्टी का आदमी है जिसकी छवि आपके सामने है, एक दूसरी पार्टी का आदमी है उसकी छवि आपके सामने है, या आपके हाथ में है कि आप लेकिन आपने अवसरवादी उनको आपने कैसे तय कर लिया कि आप ईमानदार हैं, अगला अवसरवादी अपने मियां मिट्ठू बनने वाली बात हो गई? उसकी पूरी जिंदगी मौजूद है। इसका एक छोटा जवाब देंगे हम, इसका छोटा जवाब लेते हैं खेमचंद जी से, उसके बाद ब्रेक पे जाना हमको। खेमचंद जी, छोटा जवाब, क्यों आरोप प्रत्यारोप की सियासत की जरूरत क्यों पड़ गई इस चुनाव में? छोटा जवाब, फिर ब्रेक लेंगे। इसका एक सीधा सा कारण था कि कुछ लोग हैं जिनका सिर्फ काम भागना है, वो अपनी जॉब से भागे, अपनी कमिटमेंट से भागे, गवर्नमेंट से भागे। अच्छा। और दूसरी तरफ क्या था, एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, 40 साल का एक्सपीरियंस है, 40 साल का एक प्रामाणिक काम है। भी भागी तो उसी वजह से नहीं, जॉब से नहीं भागे, किरण भागे बेगी भी भागी है। कौन लोग भागे हम आपको बता दें, उस पर चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, बिल्कुल ब्रेक का वक्त हो गया, इसके बाद हम फजल इमाम सर से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार का जो चुनाव था वो आरोप प्रत्यारोप और व्यक्ति विशेष क्यों हो गया, इस पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दिल्ली में वोटिंग जारी है और जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। बस 20 मिनट का समय है, 6 बजने में, इसके बाद से वोटिंग बंद हो जाएगी। हालांकि जो लोग कतार में लगे रहेंगे उनको वोट दिया जाएगा, वो दे सकते हैं। लेकिन चरणमल एक बार फिर से आपसे अपील करता है कि अगर आपने अभी तक वोट नहीं दिया है तो आप भी घर से बाहर निकलें और इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा बने और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और अभी अपडेट क्या है उसके लिए हम चलते हैं अपने संवाददाता प्रीतकर सिंह के पास। प्रीतकर सिंह, अभी तक का अपडेट क्या है? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं 5 बजे तक का जो अपडेट है, 63% जो है वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज़्यादा जो है सीमापुरी में वोटिंग हुई है, 77% जो है, 77% वोटिंग वहाँ के लोगों ने की है। गोकुलपुरी में जो वोटिंग है 66% निकल कर के आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये जो दो जगह हैं इनकी वजह से वोटिंग परसेंटेज हाई जा रहा है। वहीं चांदनी चौक की बात करें, ओखला की बात करें, दिल्ली कैंट की बात करें तो यहाँ पर सबसे कम परसेंट रहा वोटिंग का, 52% या फिर 55% के बीच में ही वोटिंग जो है सिमट करके रह गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से गोकुलपुरी और सीमापुरी में, सीलमपुर में जो वोटिंग हो रही है, इसी की वजह से आंकड़े जो हैं हाई जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 63% तक पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है। अब पिछले साल का रिकॉर्ड तो टूट ही चुका है, लेकिन अब तक चुनाव आयोग जो उम्मीद लगाए बैठा है कि 70% वोटिंग इस बार होगी। जितने लोग अंदर जा चुके हैं वो जब वोट डाल करके बाहर आएंगे तो ये माना जा रहा है कि 70% से ज़्यादा का मतदान हो चुका होगा। दिल्ली में इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान होगा। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की थी एक प्रधानमंत्री होने के नाते कि आप युवा जो हैं, ये बाकी के जो लोग हैं, मतदाता जो हैं, वो घरों से निकलें। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली पीछे रहती थी हर बार मतदान में, वो एक बार निकल करके आ रहा है कि कहीं ना कहीं सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं दिल्ली में मतदान के। जी बिल्कुल, तो सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे थे फजल इमाम जी, इस बार का जो चुनाव था वो आरोप प्रत्यारोप कहीं कहीं व्यक्ति विशेष होकर रह गया था। ये नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, 2-3 नए ट्रेंड शुरू हुए हैं इस बार दिल्ली चुनाव में। व्यक्ति विशेष हो गया, क्लास वाइज हो गया, आरोप प्रत्यारोप की कुछ ज़्यादा सियासत शुरुआत हुई थी मुद्दों से, लेकिन आखिरी में आते आते हम लोग आरोप प्रत्यारोप तक सीमित हो गए। मुद्दे दम गए, जनता का मुद्दा था वो कहीं ना कहीं दब गया। इसकी वजह क्या आपको नजर आई फजल इमाम सर?
देखिए निश्चित तौर पर यहाँ इस बार का चुनाव चेहरों पे ज़्यादा लड़ने की कोशिश की गई, चाहे वो केजरीवाल हो, नरेंद्र मोदी को पहले रखा गया, फिर किरण बेदी को सामने लाया गया, कांग्रेस अजय माकन को लेके सामने आई, वो भी साफ चुके एक साफ सुथरी छवि। देखिए चुनाव के पिछले कुछ अगर देखिए ट्रेंड देखिए तो अब एक ईमानदार और साफ सुथरी छवि के लोगों को ज़्यादा लोग पसंद करने लगे। नरेंद्र मोदी के अगर चुनाव जीते हैं, अगर लोग प्रधानमंत्री बने, तो इसकी बड़ी वजह यही कि उन्होंने इसी तरह अपने को प्रोजेक्ट किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने को इसी तरह उनको प्रोजेक्ट किया, और कांग्रेस की जो नकारात्मक भूमिका रही पिछले 10 साल के शासन में, उसकी वजह से भी भाजपा को फ़ायदा हुआ। तो दिल्ली के चुनाव में भी इस बार मुद्दे, हालांकि मुद्दे कौन ज़्यादा रहे, भाजपा की तरफ से निगेटिव कैंपेनिंग का अगर कुछ चुनाव के परिणाम अगर आते हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को निगेटिव कैंपेनिंग का ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल की जहाँ तक बात करें, अरविंद के आम आदमी पार्टी, उन्होंने 3-4 मुद्दों को ज़्यादा तरजीह दी और बार बार उसको हर सवाल बोलते हैं, बिजली, पानी, बेरोजगारी, वाईफाई जैसे जो एड्रेस करने चाहिए थे, महंगाई, इन 3-4 मुद्दों पे बार बार बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों को लगभग छोड़ के, आप विजन डॉक्यूमेंट भी बहुत अंत में आया तो आखिरी वक्त में मुसलमान होने की कोशिश की उन्होंने, अगर उन्होंने 5 सवाल केजरीवाल से पूछने शुरू किए, आरोपी एक तरह से लाया, लेकिन अगर वो मुद्दों का उन 5 सवालों की जगह वो हर रोज़ 5 मुद्दों का एड्रेस करते लोगों को, मैं इन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ना जा रहा हूँ, इन मुद्दों पे मुझे वोट दिया जाए, तो शायद मुझे लगता है कि उससे उनको ज़्यादा फायदा होता है। कांग्रेस तो चूँकि कांग्रेस अभी, आप भले अनुज जी कहेंगे कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भी मुझे अगर 8 से 9 सीट हो जाए, 10 सीट हो जाए तो शायद बड़ी बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ने कोशिश ज़रूर की कि अंतिम समय में अजय माकन को लाके अपनी सारी ताकत झोंक दे, लेकिन वहाँ भी एक डिफरेंस जो नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी में एक नज़रियों का डिफरेंस जो है, एक युवा तबका है और एक पूरा, तो वो सोच जो है, और एक जो सोनिया गांधी की जो लॉयल के साथ जो लोग लॉयल हैं, जो राहुल गांधी के साथ जो लॉयल, उसकी वजह से भी कांग्रेस शायद यहाँ पिछड़ रही, इसलिए उसने मुद्दों की बात ज़रूर की, आरोप उस तरह नहीं लगाए जिस तरह से भाजपा वालों ने लगाए। आपने भी, जाहिर है कि आपने उसको काउंटर किया कई बार, जैसे कल ही इमाम बुखारी का मामला, जैसे मुजफ्फर साहब ने कहा, इमाम बुखारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन ये वो भूल गए कि डेरा सच्चा सौदा से उन्होंने भी समर्थन लिया है, उन्होंने उसको डिसोन क्यों नहीं किया। हरियाणा चुनाव में भी सुषमा स्वराज गई थी, कैलाश विजयवर्गीय गए थे डेरा सच्चा सौदा के वालों से, जिसपे बलात्कार और हत्या जैसे आरोप, आप उसका ले रहे हैं, आप समर्थन ले रहे हैं और उसको डिसोन नहीं कर रहे। कम से कम आम आदमी पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को, इसमें तो सर ये भी हो जाएगा, अलका नाम्बा वहां पर खुद पहुंची थी उनके भाई से मिलने के लिए, उन्होंने समर्थन मांगा था। लेकिन सबसे पहले तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि एक धर्म ग्रुप पे आप ऐसा आरोप लगाओ, आरोप नहीं है, उन पे आरोप नहीं, सीबीआई की जांच चल रही है, खेमराज जी, आरोप नहीं है, सीबीआई की जांच चल रही है, डेरा सच्चा सौदा पे आप ऐसी बात कर रहे हैं, जांच चल रही है, एक समय का अभाव है, समय का अभाव, आरोप में नहीं लगा, आप पे आरोप आपकी सरकार की सीबीआई चला रही है, साहब पे भी बहुत सारे आरोप हैं, और बुखारी हो सकता है। फजल जी ये मुद्दे से हम भटक रहे हैं, हम लोग अपने सवाल पे आते हैं। खेमराज जी छोटा जवाब देंगे क्योंकि हमको प्रोग्राम को क्लोज करना है। आखिर मुद्दों से हटकर हम व्यक्तिवादी सियासत पर क्यों आ गए? पार्टी ने पूरी तरीके से मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा है, और हमारा जो मुद्दा था वो सुशासन का मुद्दा था, डेवलपमेंट का मुद्दा था। आप देखेंगे जब मोदी जी बोले वो सुशासन और डेवलपमेंट के मुद्दे पे बोले, और उन्होंने सुशासन और डेवलपमेंट के मुद्दे के आधार पे ही जनता को अपील की, और मेरे को लगता है उसी के कारण भारी मतदान हो रहा है। क्यों हुआ चुनाव, क्यों मुद्दों की बात क्यों छिप गई? आप मुद्दों की बात करते लेकिन आखिरी 1 हफ्ते में मुद्दे दब गए, व्यक्तिवादी ज्यादा हो गए, आरोप प्रत्यारोप ज्यादा लगा। छोटा सा 10 सेकंड का। देखिए, हमने पूरा चुनाव मुद्दों पर ही लड़ा है, और ये तो हमने सिर्फ जवाब दिया है, बाकी हमने उन चीज़ों को सामने रखने की कोशिश की जनता के। जैसे भाजपा की तरफ से एक बात कही गई, समय ज्यादा नहीं है, 1 मिनट में बात खत्म करेंगे, कि इंटरनेशनल लेवल का सिटी बनाएंगे दिल्ली को। हमने कहा भाई, तो फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएगा। हम चलते हैं प्रीत किरण के पास, चलते हैं। प्रीत किरण, इस बार का जो चुनाव था, बस अब तो वोटिंग लगभग खत्म होने वाली है, 6 बजने वाले हैं, और लेकिन इस बार को जो पूरी सियासत रही उसमें आरोप प्रत्यारोप खूब लगते रहे हैं, और आपने भी लंबा समय पूरा कवरेज किया फील्ड में रहकर, आपको लगा नहीं कि इस बार मुद्दे गौड़ रह गए और आरोप प्रत्यारोप पर व्यक्तिवादी सियासत रह गई? छोटा जवाब प्रीत किरण, आपसे जवाब लेंगे।
जी बिल्कुल, सवाल अपना दोहरा दीजिएगा एक बार। किरण, सवाल हम ये उठा रहे हैं कि इस बार की जो सियासत थी वो उसमें मुद्दे कहीं न कहीं दब गए, आरोप प्रत्यारोप और व्यक्तिवादी रह गई, व्यक्तिवादी केंद्रित हो गई थी पूरी दिल्ली की सियासत। और आप लगातार फील्ड में हैं, आप हर रोज अलग अलग नेताओं से बातचीत कर रही थी, उनका मूड भांपने की कोशिश कर रही थी, तो आप फाइनल कमेंट दें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से मुद्दे कहीं ना कहीं पूरे चुनाव में छाए रहे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों का एक तरीके से वार का जो है सिलसिला जारी रहा। हाँ। जिस तरीके से मुद्दे लगातार छाए रहे, ये नहीं बताया गया कि चुनाव में क्या एजेंडा रहेगा, पार्टी क्या कुछ करना चाहती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे। ये कहा जा रहा है कि इस बार जो है चेहरों की राजनीति ज़्यादा देखी गई, चाहे वो किरण बेदी की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, इस बार जो है चेहरों की राजनीति की गई। पार्टी कहीं ना कहीं पीछे छूटती हुई नजर आई पूरी तरीके से, नरेंद्र मोदी आगे नजर आए, बीजेपी पीछे छूटती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता इस बार जो है उम्मीदवारों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वोट किया है, उम्मीदवारों के नाम पे उन्होंने वोटिंग दी है, पार्टी के नाम पे वोटिंग नहीं दी है। जी बिल्कुल प्रीत किरण और सारे मेहमान, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, 6 बज गए हैं, लगभग वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 65 तक पहुंच चुका, लेकिन अभी भी जो लोग कतार में लगे पड़े हैं वो मिलाकर चुनाव आयोग को ये उम्मीद है कि 70% मतदान इस बार होगा, जो कहीं न कहीं एक परिवर्तन का संकेत दे रहा है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आखिर दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी और किसके बीच कांटे की टक्कर दिखी। ब्रेक के बाद